हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री। आज इरिगेशन को पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। इरिगेशन के अंदर हमने काफी कुछ पढ़ लिया है अभी तक, और इरिगेशन के कुछ टॉपिक पढ़े भी हैं। हमारे दो टॉपिक पढ़े हैं जो कि रिलेटेड है। इरिगेशन वाटर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर। ठीक है, हम वाटर की क्वालिटी के बारे में चेक करेंगे कि जो हम इरिगेशन में पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। हमें तो ये पता होना चाहिए पहले। जैसे उस पानी में अगर आपको साल्ट ज्यादा मिलता है वाटर, या नमक वगैरह ज्यादा है, तो वो आपके फील्ड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की हम और भी उसकी केमिकल कंपोजिशन के चेक करेंगे कि किसी वाटर की केमिकल कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए, किस वाटर को हम इरिगेशन के लिए सूटेबल मानेंगे। ठीक है, और किस उसको अगर अगर हमारे पास वैसा पानी है कि जो ज्यादा सूटेबल नहीं है इरिगेशन के लिए, तो उसको कैसे सूटेबल बनाया जाए, उसकी मैनेजमेंट कैसी जाए की जाए, किस प्रकार की फसलें उगाई जाए, ये सारी बातें करके आज इरिगेशन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से, जो है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? सिंचाई जल के रासायनिक गुण जो मृदा व पौधों को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, जो वाटर है उसके जितने भी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इरिगेशन वाटर की हम चेक करेंगे, क्योंकि उससे क्या होती है, सोइल की प्रॉपर्टी और प्लांट की ग्रोथ। ठीक है, मृदा की जो कह सकते हैं गुण, मृदा के गुणों में भी आपको इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और प्लांट की ग्रोथ को भी वो काफी हद तक कंट्रोल करता है। एक अच्छा या एक वाटर जिसकी केमिकल कंपोजिशन बिगड़ी हो वो खराब भी कर सकता है। ठीक है जी, तो करता क्या है? अफेक्ट सोइल सैलिनिटी एंड सोडिसिटी। ये क्या करेगा? सोइल की सैलिनिटी और सोडिसिटी मतलब लवणता, नमक वगैरह की कंसेंट्रेशन है उसमें, साल्ट की कंसेंट्रेशन है, उसको काफी अफेक्ट करता है, मतलब बढ़ा देता है। अगर साल्टी हो जाएगी सोइल तो काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। कंट्रोल्स न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अगर ये साल्ट वगैरह बढ़ जाते हैं और सोइल की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और प्लांट में भी ग्रोथ में ये इफेक्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक रुक जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इन्फ्लुएंस क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। हाँ, जब अगर न्यूट्रिएंट अपटेक रुक जाएगा तो वो क्वालिटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा, आपको प्रोडक्शन में भी काफी कमी देखने को मिलेगी, और प्लांट शायद हो सकता है कि वो डेड भी हो जाए, क्योंकि उसको अगर न्यूट्रिएंट अपटेक ही नहीं होगा तो वो अपना जीवन चक्र पूरा कैसे करेगा, लाइफ स्पैन उसका रुक जाएगा। डेटरमाइंस लॉन्ग टर्म सोइल सस्टेनेबिलिटी। तो वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए सोइल की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको निर्धारित करने का काम करता है। ये चीज हम बात करते हैं। चलिए जी, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यूज फॉर वाटर क्वालिटी असेसमेंट। हम किसको मापदंड मानेंगे, किस तरह की केमिकल कंपोजिशन को हम चेक करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि इस तरह के वाटर को हम वो इरिगेशन के लिए सुटेबल मानेंगे या इसको सुटेबल नहीं मानेंगे। तो वो जो क्राइटेरिया है वो किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सैलिनिटी के लिए हम ईसी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सैलिनिटी के लिए। ठीक है जी, इसकी यूनिट आपसे पूछ ली जाती है, इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, वो होती है डेसिमल पर डीएस, डीएस पर एस। ये इसकी यूनिट है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये काफी बार पूछी जाती है। फिर आता है सोडिसिटी हजार्ड, जिसको सार बोलते हैं। ये सोडियम की कह सकते हैं कि क्वालिटी को बताता है, सोडियम की कंसंट्रेशन में बताता है। इसे बोलते हैं सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो। और कार्बोनेट हजार्ड में आता है रेजिड्यूज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से। ठीक है, और फिर आता है स्पेसिफिक आयन टॉक्सिसिटी, मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी टॉक्सिसिटी से प्लांट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और पीएच ऑफ इरिगेशन वाटर। पीएच के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, एक उदासीन ज्यादा या न्यूट्रल पीएच की तरफ रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर उसके अंदर साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच बढ़ता रहेगा, तो हमें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक उदासीन जल ही अच्छा रहता है। ठीक है जी, इस तरीके से। अब आते हैं सैलिनिटी हजार्ड। इसी पे लवणता का खतरा, अगर लवणता ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, ये कुछ ना इंडिकेट है, ये ऐसे कह सकते हैं, ये मापने का एक आइडिया है। जैसे आपको मैं भी बताता हूँ, पहले आप ये देखो, इंडिकेट्स टोटल सोल्यूबल साल्ट, मतलब पानी के अंदर कितना घुलनशील, कितने घुले हुए सोल्यूबल लवण है, साल्ट है। तो ये लिखा हुआ है कि लेस देन 0.75। ये देखो उसकी यूनिट भी लिखी है, डेसिमल पर मीटर जो है उसके अंदर ही देखे तो ये सबसे अच्छा रहता है। अगर लेस देन 0.75 डेसिमल
और इसकी रेंज भी दी है कि 0.75 से लेके 3 तक मॉडरेट इसके अंदर साल्ट क्या रहेगा, घुला हुआ होगा, सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इतना यहाँ तक। अगर 0.75 से कम हो तो वाटर बेस्ट है, 0.75 से कम हो तो वाटर बेस्ट है। अगर 0.75 से लेके 3 तक इतनी कंसंट्रेशन है तो भी उसमें हम टॉलरेंट क्रॉप लगा के, जैसे साल टॉलरेंट क्रॉप लगा के हम उसमें क्या कर सकते हैं, फसल ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये उपयोगी जल तो है यहाँ तक, पर जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन 3 से बढ़ जाएगी तो ये अनसुटेबल हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा पानी इरिगेशन के लिए। तो मैं आपको कुछ एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, एक CSSRI के द्वारा इसकी जो यूनिट है वो थोड़ी अलग बताई गई है। वो बताई गई है शायद S1, S2, S3, S4, S5। उसको 5 उसने क्या किया, 5 टुकड़ों में, या कह दो कि 5 उसकी रेंज दी उसने। ठीक है, 5 तरह की रेंज दी जिसको उसने S1, S2, S3, S4, S5 से डिनोट किया, साल्ट को इंडिकेट करने के लिए। तो वो उसने दिया लेस देन 1.5, ये होगी आपकी S1 की। S2 की होगी आपकी 1.5 से लेके 3 की रेंज, और S3 की होगी 3 से लेके 5 की, और फिर 5 से लेके 10 की, और 10 मोर देन 10 S5 का दिखाया उसने। ठीक है, एक तो ये CSSRI के द्वारा ये आपको रेंज दी गई है। और एक रेंज और वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं, वो है C1, C2, C3, C4। C1 में ये आपका देखने को मिलता है कि वोटर जो है वो लेस देन 0.25, फिर आता है 0.25 से लेके 0.25 से लेके 0.75, फिर रेंज आती है 0.75 से लेके 2.25, फिर आता है मोर देन 2.2। ये एक रेंज देखने को मिलती है। ये भी साल्ट की कंसेंट्रेशन मतलब इसी को इंडिकेट करती है। ठीक है, इसके अंदर भी 0.75 टू लेके 2.25 तक हम टॉलरेंट क्रॉप्स लगा के कह सकते हैं कि वाटर को यूज किया जा सकता है इरिगेशन के अंदर। और ये होता है लो कंसेंट्रेशन, ये होता है मीडियम, ये होता है शायद मीडियम, ये होता है हाई, काफी हाई होता है ये। इसको बोलते हैं 2.25 वाला तो हाई हो जाता है। तो यहाँ तक कह सकते हैं कि ये एक रेंज है मीडियम, जिसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये लो और वेरी लो है। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। मतलब 0.75 से लेके 2.25 तक ये एक रेंज है साल्ट की, यहाँ तक आप क्रॉप लगा के यूज कर सकते हो। अदरवाइज मोर देन 2.25 है तो उसका उपयोग आप इरिगेशन के लिए वाटर का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये वाटर के अंदर कंसेंट्रेशन है, आप थोड़ा इस बात पे गौर रखो। ठीक है जी, अब करते हैं सोडिसिटी हजार्ड्स, जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट है, इसकी हम बात करते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है। ठीक है जी, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये फॉर्मूला पूछा जाता है। कभी कभी वो आपको नंबर्स दे देगा, फिर आपको कह देगा कि ये सोल्व करके आप आंसर बताओ क्या है। तो इसको आप थोड़ा क्या कहते हैं, कंसीडर करना, याद करने के लिए। लिमिट्स की बात करते हैं तो ये लिमिट्स यहाँ पे लिखी है। लेस देन 10 होगी तो उसके अंदर हम कहेंगे कि ये सेफ है, वाटर यूज कर सकते हैं, बिना कोई डाउट के यूज कीजिए। अगर इसकी रेट 10 to 18 है फिर भी मॉडरेट है, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर देन 18 है तो इसका उपयोग नहीं कर सकते। कुछ बुक्स में इसको और भी आगे तक बढ़ाया है कि 18 से 26 की रेंज दी है, फिर 26, मोर देन 26। तो आप वैसे तो 18 से ज्यादा आप यूज कर ही नहीं सकते, तो 18 से 26 की रेंज भी उपयोग नहीं होगी पानी के लिए। मोर देन 26 तो होनी क्या है फिर। ठीक है, जब ये 18 से ज्यादा होगा ही नहीं तो 18 से ज्यादा चाहिए तो नहीं। तो ये ऐसे भी रेंज दी है। ठीक है, लेस देन 10, 10 to 18 यहाँ तक आप उपयोग कर सकते हो। फिर आता है 18 to 26, मोर देन 26। ये चीज भी देखने को मिलती है कुछ बुक्स में, लेकिन आप ये भी लिख दोगे तो भी इनफ है, क्योंकि हाई सार हो जाएगा। सार वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा सोडियम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो सोइल डिस्पर्जन आपको देखने को मिलता है। सोइल डिस्पर्जन से इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब सोइल की जो सतह है वो हार्ड हो जाती है, और उसके ऊपर जो पानी आता है फिर सतह से पानी का नीचे की तरफ निक्षालन नहीं होता, इन्फिल्ट्रेशन रुक जाता है, पानी नीचे नहीं जाता है। ये चीज वो शो करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ओके,
तो चलिए अब आगे कहते हैं कार्बोनेट हजार, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लिमिट्स की बात करें तो लेस देन 1 to 5 वाली सेफ है, और फिर आता है 1.25 से लेके 2.5 ये मार्जिनल है, और मोर देन 2.5 अनसुटेबल है। वही सेम चीजें यहाँ तक आप क्रॉपिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर मोर देन 2.5 से ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाती है तो क्रॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल ही मानो, आप नहीं हो सकती पॉसिबल। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, बस आप थोड़ा सा देख लेना। ये वाटर में जो कुछ केमिकल कंपोजिशन है वही दिखा रहे हैं। स्पेसिफिक आयन टॉक्सिसिटी मतलब कुछ न्यूट्रिएंट की बात करें जिनकी स्पेसिफिकली बात करते हैं, जैसे सोडियम की हमने बात की कि सोडियम अगर ज्यादा हो जाए, इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाए, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए, तो वो क्या देखने को मिलेगा? लीफ बर्न। आपका जो प्लांट होगा उसमें लीफ बर्निंग देखने को मिलेगी, पत्तियां जलेंगी। ग्रोथ रिडक्शन, उसकी जो वृद्धि है वो बहुत कम हो जाएगी, रुक जाएगी। क्लोरीन की बात करें, अगर क्लोरीन ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्लोरीन ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लीफ टिप बर्न। अब इसने क्लोरीन ज्यादा बढ़ने की बात कर दी, मेरे से रुका नहीं जाएगा, उनको बताना ही पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं क्लोराइड की कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। क्लोराइड कंसेंट्रेशन लेस देन 4 यूजफुल, 4 to 7 लो, 7 to 12 मीडियम, 12 to 17 हाई, मोर देन 17 वेरी हाई। ठीक है जी, तो ऐसे कह सकते हैं कि आप यहाँ तक इस रेंज तक आप क्लोराइड देख सकते हो, क्लोरीन देख सकते हो। बाकी अगर इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो यूज करने लायक नहीं है इरिगेशन के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है? लीफ टिप जो है वो बर्न हो जाती है। लीफ की जो टिप होती है, जैसे लीफ है, और लीफ का जो टिप पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। बोरोन कंसेंट्रेशन टॉक्सिक इवन एट लो कंसेंट्रेशन, अपनी लो कंसेंट्रेशन में भी ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है इरिगेशन वाटर के अंदर। ठीक है, सेफ लिमिट ऑफ बोरोन कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1 ppm। कई बुक्स में लिखा है कि सेफ यूनिट इरिगेशन वाटर के लिए लेस देन 3 ppm। ठीक है, आप दोनों में से 3 ppm को भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आपका प्रोफेसर है वो अगर कह रहा है कि 1 ppm में लिखवा रहा है तो बात अलग है, वरना आप लेस देन 3 ppm तक लिख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ है और ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है। ओके, तो आप 3 लेस देन 3 ppm भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो इरिगेशन वाटर के अंदर स्पेसिफिक लिखो कि इरिगेशन वाटर के अंदर हमें जो बोरोन की एक सुटेबल इरिगेशन के अंदर बोरोन की जो यूनिट मतलब मात्रा है वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 3 ppm। इस तरीके से। तो इफेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर ऑन प्लांट्स, क्या फर्क पड़ता है? सोइल पे क्या फर्क पड़ता है, प्लांट्स पे क्या फर्क पड़ता है, अभी जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। अगर आप पुअर क्वालिटी वाटर जिसके अंदर साल्ट वगैरह होंगे ज्यादा उसका यूज करोगे तो सैलिनाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब सतह पे आपको नमक की परत देखने को मिलेगी। सोडिफिकेशन देखने को मिलेगा, मतलब सोडियम आयंस की प्रेजेंस ज्यादा मिलेगी। पुअर एरिएशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पुअर इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब सतह से पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा क्योंकि वो हार्ड हो जाएगी। और एरिएशन भी कम हो जाएगा, जब पानी भी नहीं जा रहा तो एरिएशन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ी वो हार्ड हो जाएगी, जो सरफेस है वो काफी हार्ड हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट से सोइल के अंदर एयर की जो क्या कहते हैं ट्रांसफर है वो भी रुक जाएगा, कम हो जाएगा काफी। प्लांट्स पे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सोइल पे होगा, प्लांट्स पे क्या फर्क पड़ता है? पुअर जर्मिनेशन, जब वो एक कैसे कि क्या भी सीड जल सकता है। ठीक है, और ऐसे करने की वो इतना जब सख्त हो जाएगी सतह उसकी, सोइल की सरफेस इतनी हार्ड हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? सीड फूट ही नहीं पाएगा, सीड भी नहीं फूट पाएगा। अगर सीड फूट भी गया तो उसकी जो रूट्स है वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा? पुअर जर्मिनेशन होगा, स्टंटेड रूट ग्रोथ होगी, अच्छी रूट ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। लीफ बर्न एंड क्लोरोसिस, अगर बाद में वो दबने के बाद भी अगर आप वाटर ऐसा डाल रहे हो तो आप लीफ बर्निंग एंड क्लोरोसिस देखोगे, जैसे कि टिप की बर्निंग हो रही है तो वो क्लोरीन वगैरह की एक्सेस से हो रही है। इस तरीके से रिड्यूसेस न्यूट्रिएंट अपटेक, ये बात तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं काफी। और इल्ड रिडक्शन, जब इतना कुछ हो जाएगा तो इल्ड में रिडक्शन तो देखने को मिलेगा ही, उपज में कमी देखने को तो मिलेगी। अब करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर। अब मैनेजमेंट कैसे करें? आपके पास वाटर आ चुका है,
अब फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब खाएंगे तो सही, कुछ तो करेंगे। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसकी मैनेजमेंट करने के लिए। हम मिनिमाइज करेंगे साल्ट इंजरीज को, जो भी साल्टी वाटर हम यूज कर रहे हैं उससे साल्टी जो इंजरीज होंगी उसको मिनिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन मेंटेन सोइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करो ताकि साल्ट वगैरह नीचे की तरफ लीचिंग हो जाए उनकी। सस्टेन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, फसल की जो उत्पादकता है उसको सस्टेन करो, मेंटेन करो, उसको बनाए रखो, कोशिश करो कि वो रिड्यूस ना हो। इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी को ऊपर बढ़ा दो ताकि क्या हो, इससे न्यूट्रिएंट का अपटेक वगैरह अच्छा हो सके और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो सके, पौधा जी सके अच्छे से। सोइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मृदा प्रबंधन करते हैं पहले तो। मृदा प्रबंधन में आपने सुना होगा कि सैलाइन और सोडिक सोइल मैनेजमेंट के लिए ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करते हैं, ये सबसे बेस्ट है। सैलाइन और सोडिक सोइल के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करते हैं। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। जिप्सम एप्लीकेशन, बेस्ट फॉर सोडिक एंड हाई आरएससी रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट वाटर के लिए आप क्या करोगे, जिप्सम की एप्लीकेशन कर दोगे। एप्लीकेशन जिप्सम की कहाँ करोगे, आप किधर कर दोगे, चाहे आप फील्ड में कर देना, ठीक है। बेस्ट फॉर सोडिंग एंड हाई आरसी वाटर, जैसे ये पानी डाल दिया तो उसके बाद आपने क्या कर दिया, जिप्सम की उसके अंदर एडिशन कर दिया, या आप वाटर में भी कर सकते हो, एक ही बात। कैल्शियम रिप्लेस सोडियम, कैल्शियम क्या करेगा, जब आप जिप्सम डाल दोगे तो कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा, कैल्शियम सोडियम को हटाता है। इसकी रिएक्शन हो जाएगी कि आपने जिप्सम डाल दिया, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, ये जाएगा और सोइल में जो सोडियम प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ऐसे हो जाएगा, ओके। अब ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, हाँ मैन्योर वगैरह में होती है ग्रीन मैन्योरिंग। तो FYM कंपोस्ट ग्रीन मैन्योरिंग आपका मेन इंपोर्टेंट, जो सोडियम और सोडिक और सैलाइन सोइल मैनेजमेंट करता है। इंप्रूव एग्रीगेशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, इंप्रूव एग्रीगेशन, उसको बिल्कुल माइक्रोपोर वगैरह बढ़ जाएंगे, सोइल की जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, संरचना अच्छी हो जाएगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, डिकम्पोज होता है आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अच्छे से डिकम्पोज होता है, और ऐसे कह सकते हैं कि फिर पीएच थोड़ा डाउन साइड जाता है, ओके। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो वो है लीचिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले लीचिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है आपको वाटर मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें साल्ट मोस्ट बिलो रूट जोन, साल्ट जो है वो कैसे चले जाए, नीचे चले जाए, रूट जोन के नीचे चले जाएं, ताकि साल्ट नीचे चले जाएंगे तो पौधों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लीचिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसे, मतलब कितना पानी डाले कि जो साल्ट है वो लीच डाउन कर जाए रूट जोन से, ठीक है, उसे बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। प्रॉपर ड्रेनेज, अच्छा ड्रेनेज रहेगा, ज्यादा पानी ऊपर की सतह पर स्टोर नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, आपको एसिडिक या सोडिसिटी बोलते हैं, सोडियम की एक्सेस होना, और ऐसे कह सकते हैं साल्टिसिटी, ये साल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, सैलिनाइजेशन बोलते हैं, सॉरी, सैलिनाइजेशन भी खत्म हो जाता है अगर आप ड्रेनेज प्रॉपर मेंटेन रखते हो, तो साल्ट ऊपर नहीं आते, ठीक है जी। प्रिवेंट साल्ट एक्यूमुलेशन, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, प्रिवेंट साल्ट एक्यूमुलेशन। अवॉइड ओवर इरिगेशन, अब मैं बोल रहा हूँ ना जैसे सोडिसिटी या सैलिनाइजेशन, तो वो आप देखो सोडिसिटी किसमें होता है, NaCl के अंदर ही होता है ना, NaCl, तो NaCl का ये सोडियम भी तो आया था ऊपर, इसी को ही लिखा है, प्रिवेंट साल्ट एक्यूमुलेशन, एक ही बात है, तो मैं बोल रहा हूँ। अवॉइड ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन भी अवॉइड कीजिए, ज्यादा ज्यादा इरिगेशन करोगे तो क्या होगा, फालतू में ही पानी में आप जो, अगर आपके पास अच्छा पानी नहीं है तो साल्ट ही तो बेचोगे आप फील्ड में, और क्या करोगे, ठीक है। क्रॉप एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, फसल व सिंचाई प्रबंधन करेंगे, कैसे करेंगे, फसलों को मेंटेन रखो, आपको पता है कि आपके पास वाटर वैसा ही है जहाँ पे साल्ट ही वाटर है थोड़ा सा, तो आप यूज साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, जो ऐसी क्रॉप्स का यूज करो जो साल्ट को क्या कर सके, टॉलरेंट कर सके। बार्ले, कॉटन, शुगर बीट, इस तरह की फेमस है, जैसे बार्ले तो बहुत ज्यादा फेमस है, शुगर बीट भी बहुत फेमस है, हमें पता है कि साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स है, ठीक है जी। और साल्ट टॉलरेंट क्रॉप भी यूज कर सकते हो, साल्ट टॉलरेंट वेराइटीज का भी यूज कर सकते हो, जैसे राइस को आप यूज कर सकते हो, राइस में सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, वही साल्ट यूज कर दोगे तो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए लुनीश्री एक वैरायटी है राइस की वैरायटी है लुनीश्री, लुनीश्री, इसका यूज आप कर सकते हो, लुनीश्री, जो साल्ट टॉलरेंट है। प्रेफर ड्रिप इरिगेशन को प्रेफर कीजिए, ये तो आपने अभी इरिगेशन मेथड्स के अंदर पढ़ा ही था कि आप इसमें
सलाइन वाटर का यूज कर सकते हो। ठीक है जी, सलाइन वाटर का, एल्कलाइन वाटर का यूज आप ड्रिप इरिगेशन के अंदर कर सकते हो, दिक्कत नहीं आती। फ्रीक्वेंट हाई इरिगेशन, फ्रीक्वेंट हाई इरिगेशन, लाइट लिखा है, सॉरी, फ्रीक्वेंट लाइट इरिगेशन, वही तो मैं हाई इरिगेशन तो मना किया हूँ। फ्रीक्वेंट लाइट इरिगेशन मतलब कम कम इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन में यूज होती है, तो फ्रीक्वेंट लाइट इरिगेशन लीजिए आप, जितनी आवश्यकता हो बस उतनी उतनी। ठीक है, इससे इरिगेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो काफी बेनिफिट रहता है यहाँ पे। और आप क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, टीरेज प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, क्रॉप एंड इरिगेशन मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं। ये चीजें तो है ही साथ में मैनेजमेंट में, और भी आप मैनेजमेंट में ऐड कर सकते हैं, चीजें काफी है। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको काफी टॉपिक्स मिल जाएंगे ऐसे, मतलब झूठ ही बोलना है, कहने का मतलब भरना है, अपने को शीट भरनी है बस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, संयुक्त जल उपयोग, अब कैसे करते हैं, मीनिंग ऑफ कंजप्टिव यूज, ये कहना क्या चाह रहे हैं कंजप्टिव यूज का मतलब ये ऐसे कह रहा है कि दोनों तरह के पानी का यूज कर लो आप। कैसे करते हैं अभी देखते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, कंजप्टिव यूज मींस प्लान्ड यूज ऑफ गुड क्वालिटी वाटर एंड पुअर क्वालिटी वाटर, मतलब अच्छे व खराब जल का योजनाबद्ध संयुक्त उपयोग। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब ब्लेंड करना, मतलब दो अलग अलग मिक्सचर्स को आपने मिक्स कर दिया, दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करके आपने क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया। सपोज आपके पास एक ग्लास था, एक ग्लास के अंदर आपने एक चम्मच साल्ट मिला दिया, ठीक है, और उसको पानी से भर दिया, एक ग्लास में एक चम्मच साल्ट मिला दिया। अब आप पियोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा सॉल्टी लगेगा, खारा लगेगा। ठीक है, अब उस एक गिलास जो आपने एक चम्मच एक गिलास के अंदर जो सॉल्ट डाला था, उसको उस गिलास को आपने एक बड़े सारे कंटेनर में, सपोज एक कैंपर में आपने का जो पानी था उसके अंदर वो एक गिलास आपने मिक्स कर दिया साल्टी वाटर में। अब आपको, अब आप जब इस कैंपर से पानी निकालोगे एक गिलास, तो आपको उतना साल्टी नहीं लगेगा, या कह दूं कि साल्टी ही नहीं लगेगा, क्योंकि अब जो कंसंट्रेशन हाई थी, इस एक गिलास में कंसंट्रेशन आई थी, लेकिन वो इस कैंपर में आती उस साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई अकॉर्डिंग टू द वाटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वाटर क्या हुआ, अकॉर्डिंग जो वाटर है वो ज्यादा मात्रा में हो गया और सॉल्ट बहुत कम रह गया। तो आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, जैसे हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, एक उसकी कह दें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमने कम कर दी, ऐसे समझ लो आप, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे होगा क्या, हम अच्छा वाटर है जो बिल्कुल हमारा सारे मापदंडों पे खरा उतर रहा है, एक अच्छा वाटर होगा, उसको एक अफेक्टेड वाटर से, साल्ट अफेक्टेड या कह दें वाटर से हम क्या करेंगे, उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से उसकी ब्लेंडिंग हो जाएगी, जिसमें साल्ट का जो परसेंटेज है, साल्ट का परसेंटेज कम हो जाएगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और उस पानी का हम यूज कर लेंगे फील्ड में। तो ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग कनाल वाटर, मतलब नहरों का पानी, मीठा पानी, विद सेलाइन सोडिक वाटर, सेलाइन मतलब लवण वाले जल के साथ हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। साइक्लिक यूज करें, साइक्लिक यूज मतलब पहले जब क्रिटिकल स्टेज आएगी, जब 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 क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी, जब जब पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी फसल को, तब तो हम अच्छा पानी डाल देंगे, गुड क्वालिटी वाटर यूज कर लेंगे। और वैसे जब नॉर्मली पानी डाल देना होगा सिंचाई के लिए, तब हम साल्टी वाटर को डाल देंगे। ठीक है जी, तो गुड क्वालिटी वाटर एट क्रिटिकल क्रॉप स्टेज और पुअर क्वालिटी वाटर एट लेस सेंसिटिव स्टेज। तो ऐसे अंतराल में या सीक्वेंस में यूज कर लेंगे सारे के सारे पानी को। इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा, रिड्यूस सैलिनिटी हजार्ड्स, जो आपके नमक वाले पानी से या साल्टी वाटर से या पुअर क्वालिटी वाटर से जो नुकसान हो रहा था क्रॉप को, तो हम वो जो सैलिनिटी नमक वाला जो पानी था, उससे जो सैलिनिटी हजार्ड्स हो रहे थे, उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, काफी हद तक कम कर लेंगे। ठीक है, सेव फ्रेश वाटर, इससे फ्रेश वाटर की भी बचत होगी, कि जितना फ्रेश वाटर कम यूज होगा उतनी इसकी बचत होगी। हम जब जहां 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 जरूरत होगी फ्रेश वाटर की, वहां वहां यूज करके, और जहां जरूरत नहीं होगी वहां पे फ्रेश वाटर का यूज ना करके हम फ्रेश वाटर को बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। इम्प्रूव क्रॉप इल्ड, क्रॉप की इल्ड को इम्प्रूव करेगा ये, क्योंकि अच्छा पानी जाएगा, अच्छा अपटेक होगा, अच्छा अपटेक होगा तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अच्छी होगी प्लांट्स के अंदर, और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट की अच्छी होगी, तो उसको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने को वो क्या करेगा, बूस्ट देगा। सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस, इससे क्या होगा, सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस होगी प्रॉपर। आप
कंसीडर करोगे एक अच्छी, जैसे आपको पता लगेगा कि आप कंसीडर करोगे क्रिटिकल स्टेज वगैरह पे ही इरिगेशन होनी है, तो इससे एक सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस आपके माइंड में रहेगी और अच्छा से जल का सस्टेनेबल यूज हो पाएगा वाटर का। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहिए और इरिगेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा बहुत ही जल्दी, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।